नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन पाठ का अध्ययन कर चुके हैं और उसके कुछ प्रश्न उत्तरों को यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए, ठीक है? बहुत सारे प्रश्न हैं, तो एक-एक करके हम इन प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन-सा परिवर्तन ला सकते हैं? ठीक है? तो पर्यावरण मित्र यानी कि ऐसा काम करना है जो पर्यावरण के हित में हो। तो पर्या वैसा वैसा परिवर्तन लाने के लिए हम लोग अपनी आदत में क्या-क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है? तो उत्तर क्या है इसका? पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम लोग ऐसा काम करेंगे जो पर्यावरण के हित में हो। बिजली, पानी का सही प्रबंधन करेंगे, जब उपयोग नहीं हो तो उसका बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। तो इसका उत्तर है, जब उपयोग ना हो तो हमें बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए, ठीक है? पर्यावरण मित्र बनने के लिए पहला बहुत सारे गुण हैं, तो जब उपयोग ना हो कोई भी बिजली का उपकरण जब उपयोग में ना हो तो उसको हम लोग बंद कर दें, चाहे ये घर हो, स्कूल हो, कार्यालय हो, कहीं भी हो। अगर बिजली के किसी उपकरण का उपयोग नहीं है तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। खाने-पीने की चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है? खाने की चीज़ों को हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उपयोग ना होने पर नल को बंद कर दें, जब उपयोग नहीं हो तो नल को बंद कर दें। अगर हम लोग टूथब्रश कर रहे हैं, उस समय नल चालू कर रहे हैं, तो उस समय उसका उपयोग नहीं है। जब हम लोग ब्रश कर सकते हैं, जब ज़रूरत हो तो हम नल को चालू कर सकते हैं। लेकिन बहुत आम गलती है कि हम लोग टूथब्रश करते समय नल को चालू करके छोड़ देते हैं और बहुत सारा पानी बर्बाद होते रहता है, ठीक है? तो जब उपयोग वो एक उदाहरण है, वैसा और भी समय है, नहाते समय अगर जो कंटेनर है, जो बाल्टी अगर भर गया, तो नल को बंद कर सकते हैं हम लोग। तो पानी का बचत होगा, पानी का बचत मतलब ऊर्जा का बचत हो गया। तो उपयोग ना होने पर नल को बंद कर सकते हैं। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का बनी व वस्तुओं को सही जगह पर फेंकें, ठीक है? ताकि इसका पुनः चक्रण हो सके। प्लास्टिक, कागज एवं या कांच के पुनर्नवीनीकरण कर उपयोग किया जाना चाहिए, यानी इसका हम लोग फिर से उपयोग कर सकते हैं और हमें कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटान करना और सार्वजनिक स्थानों पे नहीं फैलाना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, जो कि एक पर्यावरण मित्र का काम है। संसाधनों के दोहन के लिए कम अवधि के उद्देश्य की परियोजना से क्या लाभ हो सकते हैं? तो अगर संसाधन का अगर हम लोग दोहन करेंगे कम अवधि के लिए, ठीक है? तो इस परियोजना का कोई लाभ हो सकता है? तो इसका उत्तर है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, ठीक है? कोई भी संसाधन है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति में सीमित मात्रा में है। हम अपने अल्पकालिक लाभ के लिए संसाधनों का हमें यानी कि छोटे कम अल्पकालिक जो कम समय के लाभ के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की कमी को पूरा करेगा, ठीक है? अगर दोहन नहीं करेंगे, तो हमारे जो वर्तमान पीढ़ी है, इसके लिए भी इसके भी ज़रूरत को पूरा करेगा और भावी संतति है, उनके भी ज़रूरत को पूरा करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्पकालिक लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के शायद ही कोई लाभ है। यानी कि अल्पकालिक लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधन के दोहन का जो लाभ है, वो बहुत कम है या नहीं के बराबर है। यह लाभ लंबी अवधि में ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से लाभ लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहेंगे। यह प्रबंधन लोगों के बीच समान रूप से संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करता है
और यह कई वर्षों तक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, न कि कुछ वर्षों के लिए, जैसा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एक कम अवधि के उद्देश्य की परियोजना के मामले में होता है। क्या आपके विचार में संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए? संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध कौन-कौन सी ताकतें कार्य कर सकती है? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए? पहला प्रश्न है। और दूसरा, कि संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध, यानी कि जो समान वितरण के खिलाफ है, वो कौन-कौन सी ताकत है जो कार्य करती है? तो इसका उत्तर है कि प्राकृतिक संसाधनों के का लोगों के बीच प्राकृतिक संसाधनों का लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। यानी प्राकृतिक संसाधन को है लोगों को समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सभी लोगों का है, ताकि प्रत्येक वर्ग के लोगों को संसाधन का हिस्सा लाभ मिल सके। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का वितरण है वो समान रूप से सभी वर्ग के लोगों के साथ किया जाना चाहिए, ताकि सभी लोग को इसका लाभ मिले, उसका हिस्सा मिले। लेकिन जो मानव का लालच है, मानव का जो स्वार्थ है, लालच है, भ्रष्टाचार है तथा अमीर तथा शक्तिशाली लोगों का प्रभाव है, वो संसाधनों के समान वितरण के खिलाफ काम करने वाली ताकतें हैं। तो वो कौन सी ताकतें हैं जिसके कारण जो संसाधनों का समान वितरण नहीं हो पाता? तो मानव का जो लालच है, दूसरा भ्रष्टाचार है, अमीरी है और शक्तिशाली लोगों का प्रभाव है, सरकारी तंत्र में उनका प्रभाव है। ये सब क्या करता है? संसाधन के समान वितरण के खिलाफ काम करने वाली ताकतें हैं। हमें वन्य और वन जीवन की संरक्षण क्यों करना चाहिए? वन्य और वन जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो वास्तव में इसका उत्तर है, इस पहले भी अध्ययन कर चुके हैं इस भाग का, लेकिन उसका उत्तर हम लोग फिर भी देख रहे हैं कि वास्तव में केवल वन एक ऐसा स्थल है, वन ही एक ऐसा स्थल है जिसे जैव विविधता का तप्त स्थल कहा जा सकता है, क्योंकि वनों में जैव विविधता के अनेक उदाहरण संरक्षित है। यानी कि वन है जो जैव विविधता का तप्त स्थल है। ठीक है, और जैव विविधता का जो बहुत सारा उदाहरण है वो वन में संरक्षित रहता है। जो वन होता है वो प्राणी जात और वनस्पति जात, यानी कि पशुओं, मनुष्यों और वनस्पति को सिर्फ प्राकृतिक संरक्षण प्रदान नहीं करता, बल्कि उनके वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये उस स्थल के सभी प्राणी जात, यानी वन जिस स्थल पे है वहां के सभी प्राणी जात, वनस्पति जात को न केवल प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करता है, अपितु वन उनके वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। हमें जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, ताकि पारिस्थितिक असंतुलन को नुकसान के जो पारिस्थितिक अगर इसका हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक असंतुलन हो जाएगा। तो उस नुकसान से बचना है, पारिस्थितिक असंतुलन के नुकसान से बचना है, तो वन और वन्य जीव का संरक्षण करना पड़ेगा। जंगलों में और उसके आसपास बड़ी संख्या में जनजातियां निवास करती है। यदि जंगलों का संरक्षण नहीं किया जाता तो यह इन आवासों को प्रभावित करेगा। ये यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं वो प्रभावित होंगे। वन और वन्य जीवन के उचित प्रबंधन के बिना अगर इसका प्रबंधन नहीं हुआ तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जंगल नष्ट होता है। अगर वन और वन्य जीव का सही प्रबंधन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वन नष्ट हो रहा है, इसके अलावा मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जल का जो स्रोत है, यहाँ तक वर्षा की मात्रा भी प्रभावित होती है। यानी कि वन्य और वन जीवन का संरक्षण सिर्फ वन नहीं बचता है, अगर वन और वन जीवन को नुकसान पहुंचता है, जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको फर्क पड़ता है, जो जल का स्रोत है वो कम जाता है, भौम जल स्तर है, जो भूमिगत जल स्तर है वो कम हो जाता है, वर्षा की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। जंगल और वन्य जीवन के बिना मनुष्य के लिए जीवन असंभव हो जाएगा। तो इन सब कारणों से हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना चाहिए।
वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। ठीक है, तो वनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो ये सब अगर हम लोग है कम पेड़ को काटे, यानी कम से कम पेड़ को काटे, अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, और फिर जो स्थानीय लोग हैं उसमें जागरूकता, स्थानीय लोगों की भागीदारी और उनकी जागरूकता का उपयोग करें, ताकि स्थानीय लोग हैं वो भी वनों को काटने से बचें, उसका परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष को लगाएं। और इसका सही प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या उपाय है? लोगों को पेड़ों को काटने का विरोध करके जंगल को बचाने में अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। ठीक है, पेड़ का रोपण बढ़ाना चाहिए। पेड़ों की रोपण की दर वनों की कटाई की दर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम पेड़ का रोपण और अधिक करेंगे, जिससे जिस हिसाब से उसका कटाई कर रहे हैं, तो वन ज्यादा होगा। कुछ लोग अवैध रूप से बड़े बड़े तथा कीमती पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, सरकार को इन लकड़ी तस्करों को पकड़ने के लिए कानूनी कदम उठाने चाहिए और स्थानीय समुदाय है उनकी सहमति, सहयोग एवं सक्रिय भागीदारी, क्योंकि किसी भी जगह का जो स्थानीय समुदाय है वो उस प्राकृतिक संसाधन पे सबसे ज्यादा आश्रित होता है, और वो आश्रित होने के साथ साथ उसका संपोषित प्रबंधन भी करता है, उसका संपोषित विकास करता है, उसका इस तरह से उपयोग करता है कि वो इस समय उसकी जो वर्तमान की जरूरत है वो तो पूरा हो ही, और भावी संतति के लिए जो जरूरत है, आने वाली जो पीढ़ी की जरूरत है वो भी पूरा हो। अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन-कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं? तो घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए क्या-क्या परिवर्तन कर सकते हैं? तो यही चीज है जो हम लोग पहले प्रश्न को इस देख चुके हैं। ऐसा ही प्रश्न था, यही प्रश्न था, लेकिन शब्द अलग थे। तो जब उपयोग में ना हो तो घर हो या ऑफिस हो या स्कूल हो, सब जगह जब उपयोग में ना हो तो हमें बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। खाने पीने की चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उपयोग ना होने पर नल बंद कर दें। ठीक है, उपयोग ना हो तो क्या करना होगा, हमें नल बंद कर देना होगा। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को सही जगह पर फेंकना है। प्लास्टिक, कागज या कांच या धातु हो तो उसका पुनर्नवीकरण कर उपयोग किया जाना चाहिए, पुनर्नवीकरण कर उपयोग किया जाना चाहिए। कचरे को सही तरीके से निपटान करना चाहिए और सार्वजनिक स्थान पे कचरे को फैलाना नहीं चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ चीजें जो पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये सब चीज हम लोग सिर्फ घर में नहीं, हम लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पे कर सकते हैं। ठीक है, बिजली को बंद कर सकते हैं, पानी को बचाते हैं, सही जगह कचरा फेंक सकते हैं, जय मतलब है फिर और सही जगह पे कचरा फेंक सकते हैं, जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनः उपयोग करें। ठीक है, जो 5 तरह के आर पड़े थे, रिड्यूस, रिसाइकिल, इन सब का उपयोग कर सकते हैं हम लोग अपने दैनिक जीवन में। तो ऐसा करके हम लोग पर्यावरण मित्र बन सकते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिनसे जिनसे इसे पर्यानुकूलित बनाया जा सकता है? तो हम लोग विद्यालय में भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे कचरा फेंकने का स्थान हो वहीं पे कचरा फेंके। जरूरत नहीं हो तो लाइट पंखा वहां पे भी विद्यालय में चलता रहता है, उसको उसका उपयोग न कर, जब जरूरत ना हो तो उसको बंद कर दें। उपयोग नहीं हो तो नल को बंद कर दें। ये सब कर सकते हैं हम लोग। अकेले व्यक्ति के रूप में आप निम्न प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं? जब आप अकेले व्यक्ति हैं, यानी कि आपको किसी अन्य की मदद नहीं लेनी है, लेकिन आप अकेले इन सब के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं? तो पहला वन्य जंतु, ठीक है, जल संसाधन और कोयला एवं पेट्रोलियम। तो वन्य और वन जंतु में हम लोग क्या कर सकते हैं? जो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम अकेले लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम लोग पेड़ों की कटाई का विरोध कर सकते हैं, जंगली जानवरों के अवैध शिकार का विरोध कर सकते हैं। तो वन जंतु के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पेड़ों की कटाई यानी वनों की कटाई के खिलाफ विरोध कर सकते हैं हम लोग। हम जंगली जानवरों के अवैध शिकार का विरोध करना चाहिए। हमें वन भूमि का उपयोग अपने लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, जल संसाधन के लिए क्या करेंगे हम लोग? ब्रश करते समय या नहाते समय
अनावश्यक नल को न चलाएं। जब जरूरत हो ना हो तो ब्रश करते समय, कपड़ा धोते समय, नहाते समय, जब तक जरूरत ना हो तो नल को ना चलाएं। हम वर्षा जल का संचयन का प्रयास कर सकते हैं, और जो नदी है और जल के अन्य स्रोत हैं उसमें गंदगी और कचरे का निर्वहन नहीं करना है, यानी उसमें कचरा नहीं डालना है। ये सब तो हम लोग अकेले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत स्तर पे ये सब काम को हम लोग कर सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। तो अगर लंबी दूरी जाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, बस या कार का उपयोग कर सकते हैं। जो निजी वाहन है उसका कम उपयोग करें, ठीक है। फिर हम लोग को वैसे संसाधन के बारे में सोचना होगा, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो असमाप्य संसाधन है, जैसे कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, पंखा चलाने के लिए। तो उससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और हमारा समाप्य संसाधन है वो आग वो ज्यादा अच्छा से प्रबंधित होगा। इस अध्याय में उठाई गई समस्याओं के आधार पर आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे। तो हम लोग समझ गए कि बहुत सारे दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर हम लोग सही तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या-क्या परिवर्तन ला सकते हैं ताकि संपोषित प्रबंधन को प्रोत्साहन मिल सके। तो इन सब तो ये सब क्या-क्या काम कर सकते हैं हम लोग दैनिक जीवन में जिससे संपोषित संबंधन को बढ़ावा मिले। तो सबसे पहले पेड़ों को काटना कम कर सकते हैं हम लोग या बंद कर दें, ठीक है। पेड़ों को काटना कम कर सकते हैं, बंद कर दे या वृक्षारोपण करें। पेड़ काटने की जगह पेड़ काटना कम करना है या बंद करना है या वृक्षारोपण करना है। माल ढोने के लिए प्लास्टिक और पॉलिथीन बैग का उपयोग बंद करें, ठीक है। हम लोग सामान जब बाजार जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक और पॉलिथीन का बैग का उपयोग करते हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग खुद कपड़े की थैली ले जाए बाजार में, उसमें से सामान लेके आए और दुकानदार से प्लास्टिक की थैली मांगना बंद करें। तो इससे मतलब है क्या होगा, एक एक परिवर्तन ये भी है, ये एक अच्छा परिवर्तन जो पर्यावरण के हिसाब से सही है, ये भी है कि हम लोग या तो कपड़े का झोला या पेपर का झोला बैग ले जाएं और पॉलिथीन का बैग का उपयोग बंद करें। उलिनीकरण कागज का उपयोग करें, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग-अलग डिब्बे में फेंकें, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय कचरा और अजैव निम्नीकरणीय कचरा जो हम लोग के घर से निकलता है, उसको अलग-अलग डिब्बे में फेंकें और उसके निपटान की विधि भी अलग-अलग है, तो उसका उपयोग करें। वर्षा जल का जो है, बारिश की जल है, उसका संचयन करें, उसको हम लोग क्या करें, जमा करें। कम दूरी के लिए वाहनों के उपयोग से बचें, यानी अगर बहुत कम दूरी है तो उसमें वाहन का क्यों उपयोग करना, पैदल भी जा सकते हैं हम लोग, चल सकते हैं, जिससे हमारा सेहत भी ठीक रहेगा और प्रकृति भी सही रहेगा। तो कम दूरी के लिए वाहनों के उपयोग से बचें। लंबी दूरी तय करने के लिए निजी वाहनों के उपयोग करने के बजाय बस अथवा बस अथवा अन्य सार्वजनिक वाहन लेना चाहिए। और अगर लंबी दूरी जाना है तो अपनी निजी वाहन अपने जो व्यक्तिगत वाहन है उसके बजाय हम लोग बस अथवा जो सार्वजनिक वाहन है, सार्वजनिक गलत लिखा हुआ, सार्वजनिक वाहन है सार्वजनिक वाहन है, ठीक है, उसका उपयोग करें अगर लंबी दूरी तक जाना है। उपयोग में न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर देंगे, ठीक है। सीढ़ियों का प्रयोग करें और लिफ्ट के उपयोग से बचें, ठीक है, ये सब कर सकते हैं हम लोग। और सर्दियों के दौरान हीटर का उपयोग करने के बजाय अतिरिक्त स्वेटर पहने, जो रूम हीटर का हम लोग उपयोग करते हैं उसके बजाय हम लोग अतिरिक्त स्वेटर पहने। तो इन सब छोटी-छोटी चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधनों के संपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समाप्त हुए और ये पाठ समाप्त हुआ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।